यहाँ ध्यान दीजिए सभी। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब से की गई? यह ऑस्कर पुरस्कार 1929 से दिया जाता है और ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्मों में प्रथम भारतीय फिल्म कौन थी? तो मदर इंडिया। ऑस्कर के साथ साथ नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फिर हम लोग देखें किस पुरस्कार का ऑफिशियल नाम अवार्ड ऑफ मेरिट किया गया है? अवार्ड ऑफ मेरिट, अवार्ड ऑफ मेरिट। तो ऑस्कर पुरस्कार की नोबेल, की रमन मैग्सेसे, की बोरलॉग पुरस्कार? अवार्ड ऑफ मेरिट ऑस्कर पुरस्कार को बोला जाता है ना, कि नोबेल रमन मैग्सेसे पुरस्कार को? देखें सभी तो बात को हम लोग देखें, अवार्ड ऑफ मेरिट, यही ऑस्कर पुरस्कार को ही नया नाम किया गया है, अवार्ड ऑफ मेरिट। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? एशिया मतलब किसे कहा जाता है? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के तौर पर जानते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिए जाते हैं? पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं। फिर है ऑस्कर पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? भानु अथैया है। रंग दे बसंती को ऑस्कर में कब नामित किया गया? 2006 में। मदर इंडिया फिल्म का निर्देशन किसने किया है? महबूब खान ने। 2001 में किस फिल्म को ऑस्कर में नामित किया गया था? लगान मूवी को। लगान मूवी देखें सभी। और पत्रकारिता तो पढ़ लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो कौन है? पुलित्जर पुरस्कार। संगीत के क्षेत्र में कौन पुरस्कार प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार। संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए कौन सा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए वाचस्पति पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। इसमें पैसा कितना? 1 लाख रुपया। याद रखिए कौन पुरस्कार? वाचस्पति पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में। फिर पढ़ें इन ए फ्री स्टेट पुस्तक के लेखक याद है? PS नेपाल। चलिए इधर पहले देखिए 2001 में किस फिल्म को ऑस्कर, तो पढ़ लिए ना, लगान। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? किस देश के द्वारा दिया जाता है? फिनलैंड। अच्छा, फिलीपींस के द्वारा नहीं, किसके द्वारा? फिनलैंड के द्वारा। फिनलैंड के द्वारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। अच्छा एक मिनट, जब एशिया का नोबेल है तो फिनलैंड कैसे होगा? फिनलैंड इसमें गलत से लिखा है फिनलैंड, इसको क्या करना है? फिलीपींस। यह जो है एशिया का प्रतिष्ठित एशिया का नोबेल कहते हैं और फिलीपींस लिखना है यहाँ पर, फिनलैंड नहीं। फिनलैंड तो यूरोप में पड़ता है। फिलीपींस एशिया में पड़ता है, तब एशिया का नोबेल होगा। ठीक है, तो फिनलैंड को काट के फिलीपींस करना है। फिर हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्या बोले? अब इसी में लास्ट है क्या? बस यही है एक लास्ट। गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान किया जाता है? तो 1 करोड़ रुपया की राशि गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में दिए जाते हैं। वायुमंडल और टाइगर रिजर्व जो मिला है, 58 को टाइगर रिजर्व का नाम याद करना है और कौन कहाँ है इसको याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और जो कल पढ़े थे उससे ही क्वेश्चन है। समतापमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? समतापमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है?
20 किलोमीटर, 80, 50, 400 किलोमीटर, तो कहेंगे 50 किलोमीटर। समतापमंडल किस प्रकार के मेघ का निर्माण होता है? यहाँ पर मूलाभ मेघ बनते हैं। वायुयान उड़ने की अनुकूल दशा किस मंडल में है? तो समताप मंडल में है, समताप मंडल में है। चलिए अब ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन चुनना है। तो ओजोन परत की मोटाई नापने की डाप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, ये बात सही है। ओजोन परत की मोटाई डाप्सन इकाई में मापते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये बात सही है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली उल्का पिंड, इसके जलने की घटना मध्य मंडल में होती है। उल्का पिंड सभी जल जाते हैं कहाँ? मध्य मंडल में। ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, और ओजोन परत नष्ट करने वाली गैस कौन है? CFC, ठीक है, वो ये भी बात सही है। ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑरोरा बोरियालिस की घटना मध्य मंडल में घटित होती है? तो नहीं, ये बाह्य मंडल में घटित होता है। आयन मंडल की मोटाई कितनी है? तो यह 80 से 400 किलोमीटर है। टाइगर मैन ऑफ के रूप में किसे जानते हैं? कैलाश सांखला को, क्योंकि इन्हीं के प्रयास से जो है पहला बार यानी कि टाइगर को संरक्षण करने का काम इंदिरा गांधी के समय से किया गया, इसलिए टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं किसे? कैलाश सांखला को। 58वां टाइगर रिजर्व 2025 में जो है इसे घोषित किया गया, माधव टाइगर रिजर्व को। ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है, तो मध्य प्रदेश। भारत का पहला टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया? 1 अप्रैल 1973 को जिम कार्बेट को। किनको बोलिए तो? ये बहुत बड़े यानी कि पर्यावरणविद थे और प्राणियों के संरक्षणवादी थे, और शुरू में शिकारी थे बहुत बड़ा, ठीक है ना, जिनका नाम था जिम कार्बेट। और उनके नाम पर जो है, पहले शिकारी थे, बाद में बहुत बड़ा संरक्षणवादी हो गए जानवरों के, तो उन्हीं के सम्मान पर नाम रखा गया 1957 में जिम कार्बेट। क्या नाम रखा गया? सब लिखे हुए बातें ना, याद रखिए। तो जिम कार्बेट है कहाँ? उत्तराखंड में नैनीताल जगह में, जहाँ रामगंगा नदी बहती है, इसीलिए इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क भी कहते हैं। अमानगढ़ पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। देखिए मेंस का क्वेश्चन था दरोगा कि अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, ठीक है ना, पिछला बार के दरोगा मेंस में। तो यही कहाँ हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। तो ये नहीं कि इस बार अमानगढ़ पूछा, कहीं से पूछ सकता है। ये बहुत सारा 58 टाइगर रिजर्व दिए हैं ना, उसमें से कौन पूछ सकता है, ठीक है। नहीं कहीं कि ये अमानगढ़ पूछ ले तो ये याद रखेंगे, ऐसा थोड़ी पूछ दिया कुछ पूछ सकता है, ठीक है। राता पानी टाइगर रिजर्व 57वां टाइगर रिजर्व 2024 में इसे नामित किया गया, मतलब इसको घोषित किया गया। ये जो है कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, राता पानी। बांदीपुर नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में है। बांदीपुर नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ पर? कर्नाटक में। बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ? कर्नाटक। नागार्जुन सागर श्रीशैलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। अभी सबका नंबर बोलेंगे हम, ठीक है ना, चेक करते रहे। इस सप्ताह में एक दिन टेस्ट लेंगे, सबका नंबर बोलेंगे, तब ना पता चलेगा कौन पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। याद करके आए थे पूरा टाइगर रिजर्व? अभी सबको ये सर बोले, अभी पूछेंगे हम सबसे। सिमलीपाल सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? बताइए तो। यह उड़ीसा में है। 2 है यह टाइगर रिजर्व, सिमलीपाल सतकोशिया उड़ीसा। मानस, नेमरी, काजीरंगा, ओरंग टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है? यह है असम में। मानस, नेमरी, काजीरंगा, ओरंग। पूरे विश्व में बाघ दिवस, टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। पाकुई कमलांग नामदफा
ये टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। पाकुई, कमलांग, नामदफा। चलिए अभी पढ़ते हैं हम लोग। सूर्यातप, सूर्य के ताप को सूर्यातप कहते हैं। सूर्य के ताप को सूर्यातप कहते हैं। हम लोग ज्योग्राफी का कंसेप्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें थोड़ा कंसेप्चुअल बातें हैं, रटना कम है और समझना ज़्यादा है। तो इसको समझते हैं, समझ समझ के पढ़ना है, ऐसे नहीं खाली रीडिंग देना है। वो क्या कहा, उसकी सारी बातें, उसका अर्थ समझ में आना चाहिए। कह रहा है पृथ्वी, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्यातप कहते हैं। सूरज से जो उष्मा आती है, जो ताप आती है, उसको सौर विकिरण कहते हैं, सूर्यातप कहते हैं। माने 3 टाइप की सौर विकिरण है। एक अवरक्त विकिरण, जो उष्मा लेके आती है, और एक दृश्य विकिरण, जो कोई चीज देखने की देख सकते हैं उस सूरज के प्रकाश में, और जिसमें 7 रंग होता है दृश्य विकिरण में, तो सम्मिलित रूप से दृश्य विकिरण कहेंगे। और तीसरा कहेंगे पराबैंगनी विकिरण, जो कि उसकी तीक्ष्णता को बढ़ाता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, सूर्यातप कहलाती है। यह ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचती है। यानी सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, उसे सूर्यातप कहलाती है। यानी कि जो सूर्य से ऊर्जा आ रहा है, ताप कब कहेंगे? जब पृथ्वी गर्म हो जाएगा तब ना। तो पृथ्वी जिस सूरज के ताप से गर्म हो जाती है, जिस सूरज के विकिरण ऊर्जा से गर्म हो जाती है, उस विकिरण ऊर्जा को कहते हैं सूर्यातप। और सूरज से आने वाली जो यह सूर्यातप, जो सौर विकिरण है, और रक्त विकिरण के रूप में जो उष्मा लेके आती है, यह लघु तरंग के रूप में आती है। लघु तरंग का मतलब छोटे छोटे छलांग लगा करके ये आगे बढ़ती है। छोटे छोटे छलांग लगा के आगे बढ़ती है। और जो बड़े छलांग लगा के आगे बढ़े, ठीक है ना, तो उसे दीर्घ तरंग कहेंगे। तो सूरज से आने वाली उष्मा लघु तरंग के रूप में आती है। क्या है बउआ, बताओ क्या? जादू दिखाएगा? तो जादू वाला क्लास थोड़ी है। लड़का सब पढ़ेगा कैसे? और तुमको भी पढ़ना है तो बैठ के पढ़ो अभी। क्या सबके पढ़ाई करना लेट हो गया है, ठीक है ना? चलिए, जैसे ही सब लोग निकलेगा गेट जो है ना, गेट के पास तुम जादू दिखाओ। जिसको मन होगा वो देखेगा, जिसको मन नहीं होगा नहीं देखेगा। तो पढ़ेगा तब ना समझेगा कि स्वतंत्रता का अधिकार होता है, घूमने फिरने की स्वतंत्रता। किसी को जबरदस्ती अभी लोग पढ़े आया है और हम जादू दिखवाएंगे, समझ रहा है बातों को? 1-1.5 मिनट में तो तुम बातें करेगा पहले। चलो आ जाओ तुम जल्दी, क्या मात्र 1.5 मिनट में करना है जो भी जादू। जादू दिखाएगा, फिर उसके बाद तुम कहेगा पैसा दो, पैसा लेके अभी नहीं किया होगा सब। चलो ठीक है, जल्दी जल्दी 2 मिनट में बोलो तो जल्दी। लेट हो गया आज, आधा घंटा लेट हो गया था आने में ही हमको। हड़बड़ाएंगे नहीं तो रहा, मैंने कितना समय लगेगा? 10 मिनट। 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट जानता नहीं कितना देर का होता है? एक लड़का को बुलाना है, उसको जादू से खत्म नहीं ना कर देगा। ठीक। तो आ जाइए, खत्म नहीं होइएगा, आइएगा आप। एक लड़का की जरूरी पड़ेगा नहीं? कोई है इसमें से? आ जाइए। कहाँ कोई आ रहा है? कोई आएगा तब ना।
ये रखो वो देख मेरे पास में तो जादू वाली कटोरी, मैं खेल नहीं करूंगा, करेगा मेरा डंडा। कौन सा वाला डंडा? मैदान में आ जा डंडा। ये वाला डंडा, यहाँ से जमीन से मिट्टी लिया, 3 बार घुमाया, फूक मार दे। क्या? जमीन से मिट्टी लिया, 3 बार घुमाया, फिर से फूक मार। क्या? जमीन से मिट्टी लिया, 3 बार घुमाया, फूक मार दे। क्या बनाया? को कह दूं, हाथ पे ले ले, मुट्ठी बंद कर ले, अली कटोरी में सिक्का छोड़ दे। सिक्का दिया, सिक्का कहाँ है? आपके पैंट में, पैंट झटक ले। मजाक मत कर, मारूंगा कम, घिसड़ूंगा ज्यादा, नाम है बैटिंग राजा, पैंट झटक ले। 100 रुपए का सिक्का लेके चुरा के लखपति नहीं बन जाएगा, सिक्का दे दे, भूख लगा दे, डाल दू पैंट में से। क्या हाथ खाली? पैंट झटका, सिक्का आया। रास्ते रास्ते जा रहा था, 2 चोर पकड़ के लाया। 2 चोर का नाम बता दे। सिक्के को कह दूं, हाथ पे ले ले, मुट्ठी बंद कर ले, मुट्ठी तो बंद कर ले, इसमें छोड़ दे। के पैंट में, किसके पैंट, कर दे, फूक मार दे। क्या? हाथ खाली, पैंट झटका, सिक्का आया। सिक्का पकड़, आपका सिक्का। रास्ते रास्ते जा रहा था, 2 चोर पकड़ के लाया। 2 चोर का नाम बता। देख, सलमान खान को तो कह दूं, तू जा चाय पीने के लिए, तो भी कह दूं, तू जा चाय पीने के लिए। इसमें कितना है? इसमें कितना है? इसमें कितना है? आपके आंखें फूट गया, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। देख, सिक्के को कह दूं, जा चाय पीने के लिए, तो भी कह दूं, तू भी जा चाय पीने के लिए। इसमें कितना है? इसमें कितना है? आंखें फूट गए, ये खाली एक। लो लो रवीना टंटन, सिक्का ला दे, सिक्का तेरा पैंट में, पैंट झटक ले जरा। हाथ खाली, पैंट झटका, सिक्का आया। देख, डंडा है, चिपकना नहीं है, चिपकने लग जा। बस यही खेल है, यही खेल है। और तुम्हारा रास्ता हमारा बस। पैसा जिनको जल्दी, मैंने आगे बढ़ते चल जाओ, जिसको होगा 5-10 रुपये दे दीजिएगा, नहीं होगा हम दे दिए ना 10 रुपये। चलिए अब ध्यान दीजिए इधर। देखिए जादू कौन सी है, ये सब हाथ के कमाल है का, हाथों में पैसा रख ले रहा है। दोबारा हम दिए थे ना 2 रुपया, तो 2 रुपया जो है बोला कि हाथ में दिए, हाथ में दिया ही नहीं था, हाथ से गायब हो गया, वो हाथ में रख ले रहा है। जादू इतना आसान है, दिखा पैसा गायब कर देगा। हाँ, कुछ कला वाला रही है वो पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई करो, ऐसे ना पैसा देगा कोनो, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, पढ़ाई लिखाई करेगा तब ना, इसे कुछ पैसा दे देगा इस तरह से।
कोई जादू वादू नहीं, अब जादू देखा भी आता है कोनो, सब समझ गया है। बोलता है कि सांप गायब हो गया कबूतर बन जाएगा, ठीक है ना। तो सबको ये कहा था सांप बताइए अभी, पहले के आदमी नहीं बोलता था कि रे कहीं कुछ बोलेगा ना तो कहीं तोरा गायब कर देगा, कुछ कर देगा, ठीक है। अब सब आदमी तेज हो गया है, अब जो है दिखावे जाएगा तुरंत कहे कहाँ है, सब बोलने लगेगा जा भागो दो यहाँ से, ठीक है। तो चलिए इधर ध्यान दीजिए, हम लोग जो है पढ़ रहे हैं सूर्य तप। तो सूर्य तप कहते हैं कि सूरज का जो है टेम्परेचर जो है, जो उष्मा आ रही है, वह उष्मा को पृथ्वी जब ग्रहण करेगी तब उस उष्मा को सूर्य तप कहेंगे। और आती है लघु तरंग के रूप में, आती है लघु तरंग के रूप में। लघु तरंग का मतलब है इसकी गति जो है, गति तो समान नहीं है, लेकिन इसकी देखिए तरंग हम लोग पढ़ेंगे ना, तो तरंग की गति दो चीज पर निर्भर करता है। तरंग पहले किसे कहते हैं, तब तो तरंग की गति समझेंगे। तरंग की परिभाषा हम लोग परसों पढ़े थे कि एक फिक्स पथ को रिपीट करते हुए जो आगे बढ़े, वैसे पथ को हम लोग कहते हैं तरंग पथ, या उसी गति को कहते हैं तरंगित गति। माने एक फिक्स रास्ता को ऐसे, जैसे इस पथ को एकदम सेम इसी पथ को आगे बढ़ते रहे, इतना ही टेढ़ा कर करके, तो नहीं रस्सी को लेके इसे हम लोग करते हैं एक बार, तो इसकी गति होती है, कौन सी गति होती है, तरंग गति होती है। या आप पोखरा में ढेला मारते हैं तो देखते हैं उसके ऊपर की लहरें तरंगित रूप से आगे बढ़ती है। तो वह तरंग अगर बड़ा बड़ा छलांग लगा के जिसकी दूरी ज्यादा हो जाए, अब आगे बढ़ेगा तो छोटा छोटा रूप में भी ऐसे बढ़ सकता है, अब बड़ा बड़ा ऐसे भी बढ़ सकता है। तब दीर्घ तरंग के रूप में, मतलब लघु तरंग माने छोटे छोटे छलांग लगा के आगे बढ़ती है, तो उसे लघु तरंग कहेंगे। वैसे आती है उष्मा विकिरण पृथ्वी तक, लेकिन वहीं पृथ्वी गर्म हो जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला में पढ़े थे, पृथ्वी गर्म हो जाएगा तो पृथ्वी, कोई भी चीज गर्म हो जाता है ना तो उसे विकिरण उष्मा निकलता है, विकिरण ऊर्जा निकलती है। तो दिन भर सूरज का प्रकाश पड़ा तो पृथ्वी भी गर्म हुआ, तो पृथ्वी से जो उष्मा निकलती है वो दीर्घ तरंग के रूप में बड़ा बड़ा छलांग लगा के बढ़ती है। तो दोनों का गुण है, पृथ्वी से आने वाली तो उष्मा तरंग किस रूप में आती है, लघु तरंग के रूप में, यह ऊर्जा लघु तरंग के रूप में पृथ्वी से पहुंचती है। अब पृथ्वी से जो, पृथ्वी गर्म हो जाने के बाद जो उष्मा ऊपर की ओर जाती है उसका नेचर होता है दीर्घ तरंग। वायुमंडल की बाहरी सीमा पर, वायुमंडल की बाहरी सीमा मान लीजिए 600-700 किलोमीटर ऊपर, वायुमंडल जहाँ हवा है उसके बाहरी सीमा में प्रति मिनट 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1.94 कैलोरी उष्मा प्राप्त होती है। मतलब ये है कि कितना उष्मा वायुमंडल के ऊपरी भाग में आता है। तो एक मिनट में 1 वर्ग सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 वर्ग सेंटीमीटर मतलब इतना हो गया, समझ रहे हैं ना, एकदम इतना। 1 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का स्केल देखते हैं नहीं, छोटा वाला स्केल, तो 15 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर इतना होगा, ठीक है ना। तो 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा, यानी इस क्षेत्रफल का है तो लंबाई और चौड़ाई, मतलब इतना जगह में वायुमंडल के बाहरी लेयर में 1 मिनट में इतना ऊर्जा को सोखता है, आता है, मतलब वहां। तो सूरज का ताप बताइए वायुमंडल के ऊपरी भागों में प्रति 1 वर्ग सेंटीमीटर में 1 मिनट में कितना ऊर्जा सोखा जाता है, 1.94 कैलोरी। इतना ऊर्जा 1 मिनट में तो आ रहा है सूरज से। धरातल पर लेकिन जब जाएगा, आएगा वायुमंडल पार करके, ठीक है, तो उष्मा को मापते हैं कैलोरी में, जूल में, ठीक है ना। तो कैलोरी याद रखिए 1.94 कैलोरी उष्मा 1 वर्ग सेंटीमीटर 1 मिनट में अवशोषित करेगा। धरातल पर कितना ऊर्जा पहुंचता है सूरज के ताप का, तो धरातल पर सूर्य ताप की मात्रा उष्णकटिबंधीय में सब जगह अलग अलग है। उष्णकटिबंध या पृथ्वी के 0 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश तक को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, यानी जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती है तो वहाँ गर्मी ज़्यादा आएगा।
320 वाट प्रति वर्ग मीटर। 320 वाट, तो इसको भी हम लोग कैलोरी में बदल सकते हैं प्रति वर्ग मीटर, लेकिन वर्ग मीटर में यूं कह रहा है। ऊपर वाला हम लोग वर्ग सेंटीमीटर में देखे थे, और वर्ग मीटर हो जाएगा 12, लगभग इतना, समझ रहे हैं, इतना एरिया। ठीक है, 1 वर्ग मीटर, 1 मीटर कपड़ा नापने वाला देखते हैं कि नहीं, तो 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, फिर इसे घेर दीजिए, तो इतना वर्ग मीटर में 1 सेकेंड में 320 जूल। समझ रहे हैं ना, क्योंकि वाट को हम लोग लिखेंगे जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड, तो इसको कह सकते हैं वाट को जूल बटा सेकेंड, माने 1 सेकेंड में 320 जूल। और जूल को कैलोरी में भी बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिए 320 जूल प्रति सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, 320 जूल प्रति सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। 1 वर्ग मीटर पृथ्वी का धरातल है ना, कहीं उष्णकटिबंध, और हम लोग उष्णकटिबंध में ही रहते हैं, तो एवरेज भी सब जगह थोड़ा ही, कहीं धूल होगा ज़्यादा तो वहाँ पर अवशोषण ज़्यादा होगा, लेकिन एवरेज कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 1 वर्ग मीटर का जगह 1 सेकेंड में 320 जूल ऊर्जा वहाँ पहुँचता है सूरज का। और ध्रुव के पास सूरज की किरणें तिरछी पड़ती है, तो वहाँ स्वाभाविक कम होगा, तो 70 जूल प्रति सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। इतना लाइन क्लियर है। सबसे अधिक सूर्यताप कहाँ है? उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों को, हम लोग मरुस्थल पढ़ते अधिकांश उपोष्ण कटिबंध में पाया जाता है, यानी 45 डिग्री अक्षांश के आसपास, जहाँ थोड़ा गर्मी थोड़ा ठंडी रहे, तो उपोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो वहीं 45 डिग्री के आसपास के क्षेत्रों में जो रेगिस्तान है, काहे? क्योंकि जो रेगिस्तानी क्षेत्र में रुखरा मिट्टी रहता है, बलुई मिट्टी रहता है, तो बलुई मिट्टी जितना रुखरा रहेगा उष्मा अवशोषण क्षमता उसमें ज्यादा होंगे। तो यही सूर्यताप उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। 2 कारण है, एक तो रुखरा मिट्टी है जो उष्मा अवशोषण करेगा ज्यादा, और दूसरा मेघाच्छादन, बादल जो है वहां पर कम छाया रहता है। बादल छाया रहेगा तो सिंपल बात है, बादल का ऊपरी लेयर बड़ी चिकना होता है, ठीक है ना। मेघाच्छादन कम पाया जाता है, बादल का ऊपरी लेयर चिकना होता है, सूरज से आने वाली सूर्य तप को उष्मा को परावर्तित कर देगा, टकरा के ऊपरे भेज देगा, और वहाँ वर्षा नहीं होते, इसीलिए तो रेगिस्तान है, तो वहाँ बादल नहीं छाया रहता है। बादल नहीं छाया रहता है तो सूरज की प्रकाश डायरेक्ट पहुँचती, इसके कारण जो है उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय शीतोष्ण उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जगहों में सबसे अधिक सूर्यताप देखने को मिलता है। सामान्यतः एक ही अक्षांश में महाद्वीप भाग पर अधिक और महासागर में कम सूर्यताप होते हैं, ये पढ़े भी थे। अब एक ही अक्षांश में है, एक एक जगह पृथ्वी के जा रहा है सीधे सीधे, माने एक ही जगह, लेकिन जो है पानी आ जाए, पानी आ ना जाएगा एक ही अक्षांश में, फिर स्थल आ जाएगा। तो जैसे अफ्रीका एशिया के बीच में हिंद महासागर है कि नहीं, तो स्थल में जब सूरज की प्रकाश पड़ेगी तो उष्मा अवशोषण क्षमता ज़्यादा रहता है स्थलों की, और जल की वही जगह जल रहेगा, एक जगह माटी है एक जगह पानी है, तो माटी में उष्मा अवशोषण ज़्यादा और जल में उष्मा अवशोषण कम होगा, ठीक है। तो सूर्यताप की मात्रा जल में क्या होगी? कम होगी। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्ष से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी सीधी गति ऐसे नहीं कर रही है, झुकी हुई है, ठीक है ना। कितना डिग्री? तो वाई एक्सिस से 23.5 डिग्री और एक्स एक्सिस से कितना? 66.5 डिग्री का एंगल। क्लियर है? जो विभिन्न अक्षांशों से प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। इसके कारण, झुकाव के कारण
कभी उत्तरी गोलार्ध में एक समय में गर्मी ज़्यादा पड़ता है, एक समय में ठंडी पड़े लगता है वही जगह में। तो जब गर्मी ठंडी पड़ता है अगर नहीं झुका होता ना तो हर जगह एक समान सालों भर गर्मी ठंडी रहता। बात समझ रहे हैं ना, सालों भर। ये झुकाव के कारण यह गर्मी ठंडी परिवर्तित हो जाता है। तो ई भी जो है झुकाव जो एक्स एक्सिस से 66.5 है, वाई एक्सिस से 23.5 है, झुकाव के कारण भी सूर्य तप बदलते रहते हैं दिनों दिन, सालों साल, दिनों दिन, महीनों महीने। अभी सूर्य तप कम पड़ेगा स्थलों में, है कि नहीं? वहीं जून के समय में सूर्य तप की मात्रा वही जगह में क्या होगा, ज्यादा होगा। ये झुकाव के कारण है। किसी भी सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा एवं उसकी सतह से परावर्तित की जाने वाली सूर्य तप के मात्रा के बीच के अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। लेकिन याद रखिए, सूरज की प्रकाश तो आई, स्थल से पर आई, लेकिन स्थल से आते तुरंत टकरा जाता है। ठीक है, जैसे धौनी हम बोलते तो दीवार से टकराता है कि नहीं टकराता है? तो उसमें भी सूरज के ताप भी पड़ता है ना किसी पर, तो कुछ सोख लेता है, कुछ तुरंत टकरा के भेज देता है वही डायरेक्शन में। नहीं पढ़े प्रकाश का परावर्तन कि सूरज की माने कोई भी प्रकाश पड़ती है और उसको जो है आपतित किरण को परावर्तित कर दिया जाता है। तो सूरज से आने वाले भी उष्मा वाला, उत्तरदृश्य वाला है, ये उष्मा वाला भी प्रकाश आता है ना सूरज के, जो रक्त विकिरण है, तो उसको सोख लेता है कुछ पृथ्वी का सतह, कुछ डायरेक्टे लौटा देता है। थोड़ा भी नहीं सोखा, ओके डायरेक्टे लौटाइए दिया। तो कितना आया सूर्य तप की मात्रा, कितना आया और उसी सतह से कितना परावर्तित हो गया। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाले सूर्य तप की मात्रा, मान लिए 100 जूल आया और 40 जूल परावर्तित कर दिया, 100 जूल आया और 40 जूल परावर्तित कर दिया, तो आने वाला और परावर्तित करने वाला अनुपात को सूर्य तप कहते हैं। तो 100/40 यह अनुपात क्या कहलाएगा, एल्बिडो। क्या कहलाएगा बोलिए तो, एल्बिडो। किसी भी सतह को प्राप्त होने वाली सूर्य तप की मात्रा और उसी सतह से कितना परावर्तित हो गया, ठीक है ना, डायरेक्ट कोनो चिकना जगह रहेगा ना तो वो ज्यादा परावर्तित कर देगा, 100 जूल इकाई में से 80 इकाई परावर्तित कर देगा। खूब चिकना रहा था खूब रुखड़ा रहा तो वो ज्यादा अवशोषित कर लेगा, परावर्तित कम करेगा। स्थल है तो ज्यादा अवशोषित करेगा, परावर्तित कम करेगा। ठीक है, जल है तो कम अवशोषित करेगा, परावर्तित ज्यादा करेगा। समझ में आ रहा है बातें? तो इसी अनुपात को एल्बिडो कहते हैं। सौर विकिरण का यह परावर्तन लघु तरंग के रूप में होता है। याद रखिए, सौर विकिरण का यह परावर्तन भी लघु तरंग के रूप में आया, लघु तरंग के रूप में, डायरेक्टेड लौट गया था कौन सी, लघु तरंग के रूप में। हाँ, सोख लेगा उष्मा, जो 100 इकाई आया, 60 इकाई सोख लिया, 40 इकाई भेज दिया, वो 40 इकाई लघु तरंग के रूप में चल जाएगा। लेकिन जो 60 इकाई सोख लिया आई अब धीरे धीरे जाएगा तो ये दीर्घ तरंग के रूप में। समझ में आ रहा है बातें ना? आया डायरेक्टे लौट गया तो वो मौके नहीं मिला बदलने के, तो लघु तरंग के रूप में आएगा, लघु तरंग के रूप में परावर्तित हो गया। लेकिन जो पृथ्वी अब अपना हिसाब से सोख लिया, अब अपना हिसाब से धीरे धीरे छोड़ेगा, तो उसका नेचर चेंज हो जाए। वो किस तरंग के रूप में निकलेगा, दीर्घ तरंग, माने बड़े बड़े छलांग लगा के निकलेगा। हिम आच्छादित भूपृष्ठ में उच्चतम एल्बिडो होता है। हिम आच्छादित भूपृष्ठ में जहां पर बर्फ जमा रहेगा, हिम आच्छादित माने कौन सी, बर्फ ढका रहेगा, तो वहां उच्चतम एल्बिडो होता है। माने वहां पर परावर्तन बहुत ज्यादा होता है। बर्फ चिकना होता है, आप ध्यान दीजिए, बर्फ क्या होते हैं, चिकना होते हैं। बर्फ देखे रुखड़ा, बर्फ चिकना, थोड़ा देर रुखा रहेगा फिर अपने चिकन हो जाएगा।
तो चिकना होता है बर्फ, और चिकना चीज से परावर्तन ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, कोई भी चिकना चीज से। इसीलिए एल्बिडो का प्रभाव हिम आच्छादित क्षेत्रों में क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए बर्फ वाला एरिया में पिघलता नहीं है। उष्मा आ रहा है, ऊपर में है तो और उष्मा ज्यादा आता होगा, सूरज की उष्मा। कोई भी पर्वत पर्वत ऊपर न रहता है तो सूरज से उष्मा ज्यादा आता है, तो आप कहिएगा उष्मा ज्यादा आता है तो गल जाना चाहिए बर्फ के, तो गलता इसलिए सूखेगा तब ना गलेगा। जितना है उसका 90% लौटाइए दिया टकरा करके, तो सूखिए नहीं रहा है तो गलेगा कैसे। बात समझ में रहा है ना। इसीलिए ऊपर में ऊंचाई पर रहते हुए, धूप रहते हुए फिर भी बर्फ रहता है, समझ रहे हैं। काहे काहे कि उसको जो है परावर्तित कर देता है ज्यादा चिकनापन के कारण। तो हिम आच्छादित क्षेत्रों में एल्बिडो परावर्तन ज्यादा होते हैं। एल्बिडो का मतलब परावर्तन समझ लेना। अब ध्यान दीजिए, वायुमंडल की बाह्य सीमा से प्राप्त होने वाली सौर विकिरण का 32% भाग बादलों की सतह से परावर्तित हो जाता है। बादलों की सतहों से वायुमंडल बाह्य भाग की सीमा का गैस विकिरण का 32% और धूल कणों से परावर्तित हो जाते हैं। और सूर्य तब की 2% भाग धरातल से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में चला जाता है। इतना बात समझिए क्या कह रहा है। सूरज से जितना विकिरण उष्मा आती है ना, उसका जितना भी विकिरण उष्मा आ रही है सूरज से और रक्त विकिरण के रूप में आती है, तो ऊपरी भाग वायुमंडल पूरा ऊपरी सतह से लेके वायुमंडल के अब पृथ्वी के सतह तक आते आते हर चीज पर पड़ रहा है, तुरंत टकरा के भेज दे रहा है ऊपर है पड़ा। वायुमंडल में भी तो समूह कणों का समूह है, तो कण से टकराएगा तो परावर्तन होगा कि नहीं होगा। धूल के कण पर परावर्तन होता है तब ना प्रकीर्णन होता है। तो धूल के कण वायुमंडल में है, बहुत सारे गैसों के कण है, उससे टकराया और ऊपरे के ऊपरे लौट गया। तो आया 100 इकाइयों में 32 इकाई ऊपरे टंगा के फेंका गया ऊपर। बात समझ रहे हैं ना, माने ऊपरे परावर्तित करके भेज दिया गया। जो बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। हवा के कण भी है, उसे टकराया फिर ऊपरे चला गया। तो 100 इकाई में से 32 इकाई तो ऊपरे ऊपरे टकरा के चल जाता है, पृथ्वी के सतह तक आवे नहीं करता है। अब पृथ्वी के सतह तक जितना आया तो सूरज के टोटल में से 2 इकाई 2% पृथ्वी की सतह से टकराया लौट गया। तो पृथ्वी की सतह से टकराए लौटे वाला 2% है, वायुमंडल से टकरा के लौटे में कितना परसेंट, 32%। आप कहें कैसे, तो वायुमंडल में बादल रहता है, बादल का ऊपरी लेयर बड़ी चिकना होता है, वो बहुत ज्यादा लौटा देता है। बात समझ रहे हैं ना, टकरा के बहुत ज्यादा लौटा देता है सूरज की उष्मा को। तो 32% उधर गया, 2% इधर, 34% के कोनो माई बाप नहीं हुआ। यानी ऊपरे के ऊपर से पृथ्वी तक को गर्म नहीं होगा, ऊपरे ऊपरे फेंका गया 34%। बात समझ रहे हैं ना। और पूर्ण मेघ आच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश की कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। कभी कभी देखते हैं जब मेघ आच्छादन के समय सूर्य के प्रकाश में कमी का मूल कारण मेघ परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। जब सूरज से अभी इतना सारा मतलब जो सूरज के प्रकाश है, बादल छा जाएगा तो देखते हैं थोड़ा जो है तापमान में कमी दर्ज होने लगता है, यानी सूरज के प्रकाश में कमी महसूस होने नहीं, प्रकाश आता है। तो इसका कारण है सूरज बादल ढका उसको, तो सूरज की प्रकाश आ रही है तो उसको परावर्तित कर दे रहा है ज्यादा, अवशोषित कम कर रहा है। तो कोई कहेगा ये जान रहा है बादल नु सोख ले रहा है सूरज के प्रकाश को, तो ठीक है सोख रहा है, लेकिन सोख कम रहा है, लौटा ज्यादा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना। बादल सोखता कम है सूरज के प्रकाश को और टकरा के ऊपरे ऊपरे भेज देता है ज्यादा। तो तापमान में कमी का दोनों कारण है कि बादल सोख ले रहा है जानू परावर्तितो कर दे रहा है। तो ज्यादा कारण क्या है, परावर्तन का। अवशोषण कम करता है, परावर्तन ज्यादा करता है बादल। तो वहीं लिखल है पूर्ण मेघाच्छादन के समय सूरज के प्रकाश में कमी का मूल कारण परावर्तन होता है, न कि अवशोषण। पृथ्वी सौरिक विकिरण द्वारा प्रसारित ऊर्जा का 51% भाग और वायुमंडल सौरिक ऊर्जा का 14% भाग ही ग्रहण कर पाता है। अब तो समझिए, अब जितना बच गया, सूरज की 100 इकाई उष्मा आई,
तो 32 इकाई तो वायुमंडले भेज दिया ऊपर है, और 2% परावर्तित कर दिया पृथ्वी की सतह। सोखा कितना वायुमंडल? तो वायुमंडल सोखता है 14%। क्या परसेंट? 14 इकाई। 100 जूल मान लेते हैं, इसे 100 जूल नहीं आता है, बहुत आता है, 100 इकाई पर मानिए। तो 100 इकाई में 14 इकाई सोख लिया, 32 इकाई लौटा दिया, 14 इकाई सोख लिया, ऊपरे ऊपरे सोख लिया, धूल के कण सोख के रख ले उसमें। अगर कहें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, सब सोख सोख के रख लिया, ठीक है ना, जलवाष्प सब सोख सोख के रख लिया। और जितना आया अब बच गया 51%। समझिए 51% ना बच गया, तो 51% से पृथ्वी का सतह पूरा जो है ऊपरी लेयर पृथ्वी का गर्म होता है। तो देखिए 34 आयु उधर से 2, तो 34 दशमलव कुछ होता है, और 2 दशमलव कुछ होता है, दोनों जोड़ के 65 हो जाता है, दोनों जोड़ के 35 हो जाता है। 32 और 32 दशमलव कुछ और 2 दशमलव कुछ, दोनों दोनों जोड़ के कितना हो गया? मैंने 32 और 2.2 जोड़ के कितना हो गया? यानी 65 हो गया। नहीं समझ में आया? कितना लौटाता है? 32 इकाई ना, तो 32 दशमलव कुछ और 2 दशमलव कुछ जोड़ के कितना हो गया? 35, माने 32 2 34 और कुछ कुछ दोनों में जोड़ के 35। समझ में आया बात है? तो 35 इकाई तो ऊपरे के ऊपरे टंगा गया, 65 में से 14 सोख लिया वायुमंडल, 51 सोख लिया, 51 से पूरा गर्म होगा अब कौन? पृथ्वी का ऊपरी सतह। तो नहीं हो गया, 65 में से 14 घटाइए 51, 51% जो बचा उसे गर्म कौन होगा? पृथ्वी का सतह। तो पूरा कैसे बंटवारा हुआ? क्लियर है ना? यानी कहेंगे कि ऊपरे ऊपरे जो है टंगा गया वायुमंडल, उसको लौटा दिया 32 दशमलव कुछ %, और पृथ्वी के सतह से टकराया 2 दशमलव कुछ % लौटा दिया ऊपर, तो हो गया कुल 35। तो 100 में 35 इकाई से न वायुमंडल गर्म हुआ और न पृथ्वी, टकरा के चल गया। और 65 इकाई में से 14 इकाई को वायुमंडल सोख लिया, और पृथ्वी गर्म हुआ कितना से? 51 इकाई। ठीक है, और अब जो बीच में नहीं सुनोगे, 2 दशमलव जोड़ लीजिएगा, एक का गड़बड़ी हो रहा था ना, तो दशमलव दशमलव दोनों में जोड़ के बराबरी कर लेना है। अब आ जाइए, वायुमंडल गर्म तथा ठंडा निम्न विधियों से होता है। अब उसी से ना वायुमंडल गर्म हुआ जो 14 इकाई सोखे रख ले है, 51 इकाई पृथ्वी गर्म हो रहा है जो सोखेगा। जब असमान ताप वाली दो वस्तुएं एक दूसरे, कैसे पृथ्वी गर्म ठंडा होती है, कैसे सूखा पृथ्वी या वायुमंडल कैसे सोख लिया किसी चीज को 14 इकाई, तो सोखेगा तो गर्म होगा और छोड़ेगा तो ठंडा होगा। उष्मा ग्रहण करेगा तो गर्म होगा और उष्मा छोड़ेगा तो ठंडा होगा। तो उष्मा कैसे ग्रहण करता है? 4 विधि पढ़ेंगे। क्या विधि पढ़ेंगे? या कैसे कोई ठंडा होता है उसका भी 4 विधि। कोई भी चीज के गर्म या ठंडा होने की 4 विधि। सबसे पहला विधि चालन है। चालन कहते हैं जब किसी वस्तु को, गर्म चीज को हम स्पर्श करेंगे तो हमारा हाथ गर्म होने लगेगा, उंगली गर्म होने लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि गर्म पिंड में ऊर्जा ज्यादा है, उससे उष्मा ऊर्जा उसमें जो विद्यमान है, इसके कारण वो गर्म है। स्पर्श करते हैं तो वह उष्मा ऊर्जा उस वस्तु से चल के दूसरे वस्तु में आने लगता है। गर्म किए तो उष्मा में से निकल के हमारा हाथ के कणों में आवे लगा। ठीक है, इस विधि को चालन विधि कहते हैं। चल के उष्मा एक जगह से दूसरा जगह जा रहा है, तो इस विधि को क्या कहेंगे? चालन। चल के जा रहा है तो क्या कहेंगे? चालन। लेकिन कण नहीं जा रहा है, खाली उष्मा को ट्रांसफर कर दे रहा है। ऐसा थोड़े ही है कि लकड़ी में के कुछ कण हमारा उंगली में चल गया, माने छुएंगे गर्म चीज को तो लकड़ी में के कोनो कण, माने लकड़ी में के बुरादा उरादा कण हमारा उंगली में चल गया क्या? नहीं गया, कण वही जगह है, लेकिन खाली उष्मा को ट्रांसफर कर दिया। तो कण अपने जगह पर ही रहते हैं, खाली उष्मा ट्रांसफर होता है, एक जगह से दूसरी जगह चलता है। और इससे कोई वस्तु गर्म होता है या ठंडा होता है तो उसे क्या बोलते हैं? चालन विधि। ठीक है, अगर मान लिए
गर्मी के नवंबर दिसंबर के समय में जब दिसंबर के समय में जब गेहूँ बोया है, गेहूँ के पटवन हो रहा है, कोई जो है गेहूँ के पटवन करके उतना ठंडी के समय में, दिसंबर के समय में अगर आए, बाहर से कोई भी ठंडा होकर के आए, मान ली किसी को उसका हाथ पैर सब ठंडा है और किसी के पैर में सटेगा, तो बताइए एक का पैर गर्म होगा और जो पहले से रजाई में सोया हुआ है, ठीक है ना, और उसके पैर में पैर सटेगा, तो बताइए क्या होगा इस केस में? इस केस में जो बाहर से आया है, ठीक है ना, उसके पैर से उष्मा ट्रांसफर होगा, जिसके पैर मतलब कि ठंडा है, ठीक है, लेकिन क्या उसमें के कण का ट्रांसफर होगा? नहीं ना। तो कणों का ट्रांसफर नहीं हो, बस उसके उष्मा का ट्रांसफर हो। इस विधि को कौन विधि कहते हैं बताइए? तो चालन विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं? चालन। तो ऐसे भी गर्म होता है वायुमंडल। वायुमंडल में आया सूरज के अवरक्त विकिरण वाला और जाके सट गया उससे, ठीक है ना, तो सटा उससे वो धूल के कण से, और उष्मा उस विकिरण से चला गया दूसरे कण में, तो इस विधि को क्या कह दिए? चालन। चालन विधि कहते हैं। और याद रखिए, दो वस्तुएं जब एक दूसरे में संपर्क में आती है तब तो अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर उष्मा प्रवाहित होती है। उष्मा का यह प्रवाह तब तक चलता है जब तक कि दोनों वस्तुओं का तापमान एक जैसा न हो जाए, और वायु उष्मा की कुचालक है, क्योंकि हवा उष्मा जल्दी ग्रहण नहीं करता है। अब देखिए, लोहा रखेंगे कोनो आग में तो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है ना, लोहा रखेंगे तो जल्दी गर्म हो जाएगा, लेकिन लकड़ी रखेंगे तो उतना जल्दी गर्म नहीं होगा जितना जल्दी लोहा गर्म होता है, ठीक है। तो कहे का मतलब ये है कि हर चीज को उष्मा का चालन हर पिंडों में अलग अलग तरीका से होते हैं। तो हवा बीच में है, वायुमंडल गर्म होता है चालन विधि से जल्दी नहीं, क्योंकि हवा जल्दी उष्मा को सोखिए नहीं पाता है, बात समझ, धीरे धीरे उष्मा को सोखता है। इसीलिए वायुमंडल गर्म होने के लिए चालन विधि कम उत्तरदायी है। होता है गर्म, लेकिन चालन विधि से वायुमंडल कम गर्म होते हैं, ठीक है ना। माने उष्मा सोखे की कैपेसिटी हवा के क्या है? कम है। तो वही कह रहा है, वायुमंडल को गर्म करने के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है चालन विधि। वायुमंडल के निचली परतों को गर्म करने में चालन महत्वपूर्ण है। हाँ, वायुमंडल के निचली परत में धूल के कण सब बहुत ज्यादा रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहते हैं, जलवाष्प ज्यादा रहते हैं, तो ये सब जो है अब कण ज्यादा है, ठीक है ना, और हवा में कणों की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो नीचे वाला थोड़ा ज्यादा गर्म होता है, लेकिन नीचे एकदम निचला लेयर में वायुमंडल के, लेकिन ऊपरा लेयर बहुत कमे गर्म होता है चालन विधि से। चालन विधि से थोड़ा मोड़ा गर्म होता है तो कौन? निचला लेयर। संवहन विधि हम लोग पढ़ते हैं कि जब कोई भी पिंड, अब दो वस्तु जब एक जगह है तो उष्मा एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, लेकिन कौन साथे साथे ले जाएगा, तो उस विधि को हम लोग कहते हैं संवहन विधि। जैसे हम एक फुटबॉल दिए इनको, फुटबॉल उनको दे दिए, ऐसे करके फुटबॉल वहां चले गया, तो आप यही जगह रहे लेकिन फुटबॉल तो चल गया वहां तक। और एक ऐसा भी हो सकता है हम फुटबॉल दिए ले जा करके वहां पर रख देंगे, तो क्या हो रहा है? फुटबॉल को ले गए खुद और फुटबॉल गया वहां तक गया। एक जो है जब ट्रांसफर कर रहे थे, एक फुटबॉल दूसरे को दे दिए, दूसरा तीसरा को, तीसरे करके पहुंच गया, तो इसमें कौन अपने जगह पर रहा, समझ रहे हैं ना, लेकिन फुटबॉल पहुंच गया वहां तक। उसी प्रकार से कौन अपने जगह पर है, उष्मा एक जगह से दूसरे जगह चल जाए, तो विधि को कहते हैं चालन विधि। कौन अपने जगह पर नहीं रहे, उष्मा को साथे साथे ले हो जाए, कौन का भी ट्रांसफर हो जाए उष्मा के साथ साथ, तो उस विधि को कहते हैं संवहन विधि। संवहन विधि में क्या होता है? सूरज की प्रकाश पड़ेगी, ठीक है, और पृथ्वी के किसी भी सतह पर गर्म होगा, और गर्म हुआ तो उसके ऊपरी लेयर गर्म हो गया, हवा के कण गर्म हो गया,
या जल नमी युक्त कण गर्म हो गया, और नमी युक्त कण गर्म होके उष्मा गर्म हुआ, उष्मा का धारण किया हवा के कण, नमी युक्त कण, और उसको साथे साथे ऊपर उठे लगा। नमी युक्त कण जो होते हैं जलवाष्प के कण, वो गर्म होता है, ठीक है, और उष्मा ले ले ऊपर की ओर आ रहा है, और ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो उष्मो जा रहा है, साथे साथे कणों ऊपर जा रहा है। तो इस विधि को कौन विधि कहते हैं? संवहन विधि। तो जितना नमी युक्त कण, चाहे कुकर उकर में खाना बनता है, देखते हैं ना, उष्मा निकलता है, तो साथे साथे कणों ना, पानी के कणों ना साथे साथे ऊपर जा रहा है, और वो गर्मियों ले जा रहा है, माने उष्मा विकिरण भी लेके जा रहा है, साथे साथे कणों जा रहा है। पानी के कण नहीं रहेगा तो फिर ऊपर की ओर अपने नहीं उष्मा बढ़ेगा, पानी के कण ओकरा साथे साथे न जाए, ठीक है ना, तो उष्मा भी ऊपर ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस विधि को कौन विधि कहेंगे? संवहन विधि। पृथ्वी के संपर्क में आई गर्म होकर धाराओं के रूप में लंबवत उठती है और वायुमंडल में तापमान का संचरण करती है, माने चलने लगती है ऊपर की उष्मा लेके। वायुमंडल के लंबवत तापमान की प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। आई जो देखिए अगल बगल में नहीं, डायरेक्ट ऊपर की ओर बढ़ने लगे, गर्म हो क्या ऊपर की ओर डायरेक्ट बढ़ने लगे, उस विधि को कहते हैं संवहन। अगल बगल में बढ़े लगता है तो उसे अभिवहन कहते हैं। दोनों में ये अंतर है। अगर ऊपर ना उठ के ये डायरेक्शन में कोई भी चीज गर्म होगा तो ऊपर की ओर भी उष्मा को ट्रांसफर करेगा, कोई ये नहू बहे लगेगा, ये नहू बहे लगेगा। तो जो क्षैतिज संवहन को हम लोग क्या कहते हैं? अभिवहन। और उदग्र संवहन को ऊपर की ओर बढ़े तो उसे क्या बोलेंगे? संवहन। क्लियर है? बह रहा है, वह बह रहा है माने ले जा रहा है, समझ रहे हैं ना? चल रहा है माने खाली चल रहा है, कुछ लेके नहीं जाना, साथे साथे किसी को लेके नहीं जाना। और संवहन का मतलब वो भी जा रहा है, कोनो के लिए लहो जा रहा है, तो संवहन। तो ऊपर की ओर जाएगा तो उसे हम लोग कहेंगे संवहन। क्षैतिज रूप में भी फैलते हुए जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? अभिवहन। ध्यान दीजिए, वायुमंडल की निचली परत भौमिक विकिरण अथवा संचालन से गर्म हो जाता है तो वायु फैलती है, जिससे उसका घनत्व कम हो जाता है, और घनत्व कम होने से वह हल्की हो जाती है और ऊपर उठती है। उठने का कारण क्या है? ऊपर उठने का कारण ही बता रहा है कि कोई भी चीज गर्म पा करके जो है फैलता है, ठंडा पा करके सिकुड़ता है। कण नजदीक नजदीक आएगा, ठंडा होगा तब, और गर्म होगा तो कोई भी कण फैलेगा। तब डंडा वंडा देखते हैं ना, गर्मी में पिघल जाता है और ठंडी में जम जाता है। तब फैलता जब है तो कण उतने हैं, फैल गया तो आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया, और कण उतने हैं, द्रव्यमान उतने हैं, द्रव्यमान उतने रहे, आयतन बढ़ जाए तो घनत्व तो कम हो जाएगा कि नहीं? कम हो जाएगा। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। आयतन बढ़ जाए और द्रव्यमान कण उतने रहे तो द्रव्यमान बटे आयतन, बटा वाला बढ़ गया तो घनत्व क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं बातें? क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अब बटा वाला बढ़ेगा तो टोटल मान कम होगा, तो घनत्व कम हो गया। घनत्व कम होना माने हल्का हो गया, हल्का हो गया, और नीचे वाला कण भारी है, ऊपर वाला कण हल्का हो गया। तो हल्का हो गया तो फिर ऊपर की ओर हल्का, कोई भी चीज ऊपर उठ जाता है, कोई भी हल्का चीज ऊपर उठ जाता है, कोई भी हल्का चीज ऊपर उठ जाता है। तो इसे ऊपर उठते उठते ऊपर बढ़े लगता है, तो ऊपर उठने का कारण ही हो गया। घनत्व कम होने से हल्की हो जाती है, ऊपर उठती है। इस प्रकार वायु निचली परत की उष्मा को ऊपर ले जाती है, माने नीचे के जो गर्मी है धीरे धीरे ऊपर जाए लगता है, नीचे की उष्मा। ऊपर की ठंडी वायु उसका स्थान लेने के लिए नीचे आती है। अब नीचे ये हल्का है, और ऊपर वाला जो है, ऊपर वाला जो वायु के कण था, ठीक है ना, वो ठंडा है, ठीक है, और नीचे वाला क्या है? गर्म है। ये फैल गया तो ये था भारी है, लेकिन फैल जाने के कारण क्या हो गया? हल्का। तो ये हल्का हो गया तो ऊपर उठेगा, और ऊपर वाला जो कण है जो अब ओकरा अपेक्षा भारी हो गया तो वो नीचे आ जाएगा। तो ऊपर की ठंडी हवा नीचे आती है और नीचे की गर्म हवा ऊपर उठती है। ऊपर की ठंडी हवा वायु का स्थान लेती है, ठंडी हवा, ठंडी वायु उसका स्थान लेती है और नीचे आती है, और कुछ देर बाद यह भी गर्म हो जाती है। लेकिन नीचे से तो उष्मा आ रहा है तो कुछ देर में ये भी गर्म हो जाएगा। इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा
पूरा वायुमंडल नीचे से ऊपर गर्म हो जाता है। कैसे गर्म हो रहा है? नीचे से तो ऊपर जा रहा है तो गर्म करते जा रहा है, और ऊपर वाला भी नीचे उतर रहा है तो वो भी गर्म हो जा रहा है। ऐसे घुला मिला के पूरा गर्म कर दे रहा है और पूरा वायुमंडल गर्म हो जा रहा है। तो ये प्रक्रिया में सबसे ज्यादा गर्म होता है वायुमंडल, पूरा घुला मिला के ज्यादा गर्म कर देता है वायुमंडल को। तो वायुमंडल कहेंगे किस प्रक्रिया के द्वारा ज्यादा गर्म होते हैं, चालन से कि संवहन से? तो क्या बोलिएगा? संवहन से। और इस प्रकार संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल नीचे से ऊपर, वायुमंडल गर्म होने में यह मुख्य भूमिका निभाता है। जो विधि है कौन? संवहन। संवहन द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण केवल क्षोभ मंडल तक सीमित रहता है, लेकिन कण ज्यादा रहेगा तब नहीं ऊपर से कण नीचे उतरेगा, नीचे से ऊपर जाएगा। और जहाँ तापमान सेम हो, सम तापमंडल में क्या कि इसके द्वारा वायुमंडल गर्म होगा? ठंडा हुआ, गर्म ठंडा होबे नहीं करता है। तो ये पूरा प्रक्रिया कौन मंडल में होता है? जो पढ़े, सम परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल, संवहन मंडल, अधोमंडल, ठीक है ना? इस सब का नाम एक है, ठीक है, पढ़े थे। 13 किलोमीटर पृथ्वी की सतह से ऊपर है, और ध्रुव के पास 8 किलोमीटर, और विषुवत रेखा के पास 18 किलोमीटर। संवहन द्वारा उष्मा संचरण केवल गैसीय और तरल पदार्थ में होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, किस विधि में उष्मा, मान कौन उष्मा की विधि है जिसमें ठोस गर्म नहीं होता है? तो कहेंगे कौन? संवहन। ठोस कण का एक जगह से दूसरे जगह जाना ना जरूरी है, और ठोस के कण का एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो उसका संवहन विधि से गर्म होगा? नहीं होगा, ठीक है। अगर ये लकड़ी है, लकड़ी संवहन विधि से गर्म होगा? लकड़ी चालन विधि से गर्म होगा, उसमें के कण ऊपर उठबे नहीं करेगा। ठोस का निश्चित आकार आयतन होता है, और द्रव गर्म होगा क्यों? क्योंकि द्रव के कण एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो द्रव के कण फैलता है, तो एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है तो उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह लेते जाएगा, तो सबके गर्म करे ही चलेगा। गैस के कण एक जगह से दूसरी जगह गति करते हैं, तो उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, गर्म करे रहेगा। लेकिन ठोस के कण एक जगह से दूसरी जगह जाबे नहीं करता है, और कण ले नहीं जाएगा उष्मा को, तो वो विधि चालन विधि ना होगा, संवहन विधि थोड़ी ही होगा। संवहन विधि में कहे कि उष्मा के ले जाए के है, आ कौन जाइए नहीं रहा एक जगह से दूसरी जगह ठोस में, तो बताइए ठोस में संवहन विधि से गर्मी होगी? नहीं होगी। और याद रखिए, कारण यही है कि गैस तरलों, क्योंकि उनके अणुओं के बीच का बंधन कमजोर होता है द्रव गैस में, तो वो आराम से एक जगह से दूसरे जगह बह जाता है, जबकि यह प्रक्रिया ठोस पदार्थों में नहीं होती है। विकिरण, ध्यान दीजिए सभी को, किसी भी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संचरण सीधे गर्म होने के, देखिए आग है तो आग को हम लोग छुबो नहीं करेंगे, और न उसमें से कण हवा उसके बगल वाला गर्म हो गया और गर्मी ले आ रहा है, तो ऐसे भी गर्मी हम लोग को लगता है, तो संवहन से भी थोड़ा गर्मी लगेगा। लेकिन अगर हवा नहीं भी रहता ना, निर्वात रहता, आग लगा रहता, समझ रहे हैं ना? निर्वात में आग लगे नहीं, थोड़ा ऑक्सीजन चाहिए था, खाली वहां ऑक्सीजन जला दिए है, उतना दूर ऑक्सीजन है, और बाकी हमारे बीच में ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हमको दाह लगेगा कि नहीं लगेगा? संवहन विधि से नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? इसके लिए माध्यम की जरूरत है। कोई माध्यम नहीं, फिर भी हमको दाह लगेगा, ठीक है ना? तो ये दाह नहीं, आग के दाह लगता है तो दूर हटते हैं, तो दाह को कहते हैं विकिरण। उसी दाह को क्या कहते हैं? विकिरण। क्या सूरज से पृथ्वी तक वायुमंडल है? नहीं है। सूरज से पृथ्वी तक वायुमंडल थोड़ी है। सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वायुमंडल 32-35 किलोमीटर में खत्म, और करोड़ किलोमीटर आई 35 से 40 तक है 99%, अब 1200 तक में लगभग खत्म हो जाता है, और करोड़ों किलोमीटर है, 15 करोड़ किलोमीटर, बीच में पूरा निर्वात है, कुछ नहीं है, फिर भी सूरज के दाह आ जा रहा है। तो उष्मा के एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए माध्यम की भी जरूरत नहीं है। ठोस में भी माध्यम की जरूरत था, माध्यम भले अपने जगह पर आता था लेकिन ट्रांसफर करता था। बात समझ रहे हैं ना? जगह पर रहले फुटबॉल फेंक रहा है, तो माध्यम की जरूरत है। कौन चीज में? चालन में भी, और ओकरा चल के जाए के जरूरत नहीं है। आ संवहन में माध्यमों की जरूरत होना चाहिए, और उसको गति भी करने आना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं?
अब विकिरण विधि में कोनो माध्यम की जरूरत नहीं। अब ऐसे भी तो है हमारे पास ऊर्जा है, हम यहीं से फेंक दे फुटबॉल को, समझ रहे हैं ना, तो वहीं सूरज अपने जगह से फेंक दे रहा है, इतना दूर फेंक रहा है कि यहाँ आ जा रहा है। ऐसे भी तो एक जगह से दूसरे जगह कोई वस्तु ऊर्जा जा सकती है। तो सूरज एक ही जगह रहले रहले फेंक दे रहा है, और ओकरा इतना ऊर्जा तेजी से फेंक रहा है कि वो आगे बढ़ते चल जा रहा है। ठीक है ना। तो जो बिना माध्यम के ही, कोई माध्यम की जरूरत अपने आप चल जा रहा है, उस ऊर्जा को कहते हैं विकिरण ऊर्जा। कौन ऊर्जा कहते हैं? विकिरण। तो विकिरण ऊर्जा से भी हम दाह अगर है ना, तो कोई भी आग लगाएं तो बीच में हवा नहीं हो रहेगा, तो यो दाह जो लगेगा हमको वो विकिरण ऊर्जा से लगता है। तो ध्यान दीजिए, किसी पदार्थों को उष्मा तरंगों के संचरण सीधे गर्म होने को विकिरण कहते हैं। उदाहरण के लिए सूरज से प्राप्त होने वाली किरणों से पृथ्वी तथा वायुमंडल का गर्म होना ये विकिरण ऊर्जा के कारण है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी सौर विकिरण जो लघु तरंग के रूप में होती है, सूरज से आने वाली जो है लौह विकिरण की बात कर रहे हैं, उसकी वही ना पढ़े थे। सूरज से आने वाली जो विकिरण ऊर्जा है, सूरज से आने वाली विकिरण ऊर्जा को अवरक्त विकिरण बोलते हैं। तो विकिरण ऊर्जा, ठीक है ना, यह किस तरंग के रूप में आती है? अब उसकी भी तो आगे बढ़ रही तो एक गति होगा, तो कोई माध्यम उध्यम का जरूरी नहीं है। ये दोनों के लिए माध्यम की जरूरी है संवहन चालन के लिए। अब विकिरण ऊर्जा के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं है, लेकिन इस विकिरण ऊर्जा का भी नेचर हम लोग पढ़े थे। जब सूरज से आती है, चल रही है, तो लघु तरंग के रूप में, ठीक है। और पृथ्वी भी तो गर्म हो गया, तो इससे भी विकिरण ऊर्जा निकलेगा, अपने आप धा निकलेगा। तो ये निकलती है विकिरण ऊर्जा किस रूप में? दीर्घ तरंग के रूप में। समझ में आ रहा है बात है कि नहीं? तो पृथ्वी और उसके वायुमंडल गर्म, पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशी विकिरण लघु तरंग के रूप में आती है, जबकि पृथ्वी की सतह गर्म करता है और पृथ्वी स्वयं गर्म हो गई तो एगो विकिरण पिंड बन गया, उससे दाह निकलेगा। तो उससे जो दाह निकलेगा, दाह को ही हम लोग अपना भोजपुरी भाषा में विकिरण को क्या कहते हैं? दाह कहते हैं, कि दाह लगे हो दूर हट जो, समझ रहे हैं ना। तो ये दाह जो है, विकिरण जो है, सूरज से भी आ रही है, पृथ्वी भी गर्म होगी तो वो भी गर्म पिंड हो गया, तो विकिरण निकलेगा। तो विकिरण पृथ्वी से निकलने वाला वायुमंडल में दीर्घ तरंग के रूप में ऊर्जा विकृत करती है। इतना बात तो पढ़ लिए। वायुमंडल को दीर्घ विकिरण, यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे से गर्म करती है। इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी की सतह से दाह निकाला, विकिरण निकला, तो पहले निचला लेयर गर्म होगा, सबसे नीचे गर्म होगा, फिर उधा से ऊपर वाला गर्म, फिर उधा से ऊपर वाला गर्म, फिर उधा से ऊपर वाला गर्म, फिर उधा से ऊपर वाला गर्म। तो नीचे से ऊपर की ओर ऐसे जा रही है, तो पार्थिव माने नीचे कहते हैं, तो इसे पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण किधर हो गया? पृथ्वी से जब ऊपर की ओर विकिरण जा रही है, उस विकिरण को कौन विकिरण कहेंगे? पार्थिव विकिरण। और इसका तरंगदैर्घ्य का नेचर कैसा होगा? दीर्घ तरंग की होगी। क्लियर है ना। दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर नहीं जावे देता है। पढ़े न थे कि कार्बन डाइऑक्साइड विकिरणे में लघु विकिरण, सूरज से आने वाले उसका नेचर लघु विकिरण है, ठीक है ना, तो ओके जाए देता है कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ा भी नहीं सोखता है। लेकिन पृथ्वी से वही जो है दीर्घ विकिरण, विकिरण का नेचर चेंज हो गया, बड़ा बड़ा छलांग लगा के आगे बढ़े लगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको ऊपर उठ ही नहीं देता है, रोक देता है। उसका कैपेसिटी हो जाता है कि ई वाला तरंग को हम बढ़े नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड रोक देता है, इसके कारण जो है यह, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, उष्मा ऊपर उठ ही नहीं देवेगा, तो पृथ्वी गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो आदमी जल के मरेगा कि डूब के मरेगा? डूब के मरेगा। जलेगा तो बाद में, पहले जो है गर्म होगा, तो जितना जो है बर्फ है ध्रुवों पर रखा हुआ, समझ रहे ना, वो पिघल जाएगा, पिघल जाएगा तो गर्मी थोड़ा बढ़ेगा, पहले ही पानी का लेयर ऊपर उठे लगेगा, समुद्र का लेयर ऊपर उठते उठते 1 मंजिल घर, 2 मंजिल घर, धीरे धीरे सब आदमी डूब जाएगा जलने के पहले, समझ रहे हैं ना। और जो बच गया वो जल के मर जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जो खूब ऊंचा घर बना लिया तो गर्मी भी तो लगेगा, तो जल जल के मर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह ग्रीन हाउस के को प्रभावित करेगा,
अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो इस प्रकार वायुमंडल में पार्थिव विकिरण अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, न कि सीधे सूर्य ताप से। माने कह रहा है इस पर वायुमंडल गर्म हो रहा है तो सूरज से आवे वाला उष्मा से 14% गर्म हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन पृथ्वी जो उष्मा छोड़ रही है, गर्म हो करके यो जो उष्मा छोड़ रही है, नीचे से ऊपर से आवे के समय में तो उष्मा सुखबे किया, और जब पृथ्वी गर्म हो रही है तो उष्मा जो छोड़ रही है, इससे वायुमंडल ज्यादा गर्म होता है, आवे वाला से कम गर्म। पृथ्वी से जो उष्मा ऊपर उठती है उसको जो सोख ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ऊपर न उठे दे रहा है, इससे वायुमंडल ज्यादा गर्म होता है, याद रखिएगा। चलिए लास्ट बातें हम लोग पढ़ लेते हैं। पार्थिव विकिरण अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होती है, न कि सीधे सूर्य तप से। ऐसे वो उष्मा वो का अपन थोड़ा है पृथ्वी के, सूर्य के ना उष्मा के सोखले है, बताइए। सूरज के ही ना उष्मा को सोखा हुआ है या पृथ्वी भी? तो सूरज पृथ्वी का ही अपना विकिरण है क्या? तो कहेंगे अपन ना है तो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष। सूर्य के है लेकिन पृथ्वी पहले सोख लिया है और तब भेज रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? अप्रत्यक्ष विकिरण। चलिए अभी वहन लास्ट समझ लिया जाए कि छोड़ दिया जाए? समय हो गया? नहीं, 11 ज़्यादा हो गया। तो कल जो है आप आइए, अभी रेगुलेटिव बन नहीं रहा है, 2-3 दिन चल रहा है क्लास, फिर छुट्टी हो जा रहा है। कल से बनता है 9 बजे, कल 9 बजे से क्लास चलेगा, आप पढ़ के आइएगा। विविध में याद रखिए अगला राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के पहले तक 36वां चैप्टर विविध में हो गया। और राष्ट्रीय उद्यान अब पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक। टाइगर रिजर्व जो है पूरा 58 गो, दोनों तरफ जो पेज दिए हैं टाइगर रिजर्व का, सबके पास है, नहीं है तो ले लीजिएगा और पूरा याद करके आइएगा। और उसके बाद जो आज पढ़ाए हैं जितना ही विधि जो है उष्मा संचरण की, इसको पढ़ के आइएगा।